नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हमने छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम के लिए टेस्ट प्रैक्टिस अरेंज किया था 2023 को टारगेट करके, और ये 90 डेज तक चलने वाला था जिसको हमने शुरू किया हुआ है। और इसमें मैंने मॉडरेट टाइप के सवाल डाला हुआ है, आपने देखा होगा। और आज की डेट पे ना, आज की तारीख पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इसलिए अपने वॉइस को वॉल्यूम बढ़ा लेना ताकि आपको प्रॉपर सुनाई पड़े। चलो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, भारत की वर्तमान महान्यायवादी निम्नलिखित में से कौन है? अभी रिसेंट में इसकी नियुक्ति हुई है ना, तो आपको इसके सारे प्रावधान को पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पे पढ़ोगे आप लोग? जो हमारा पॉलिटी का बुक आता है उसमें आप पार्ट 5 में पढ़ोगे, जिसमें आप लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हो ना, और लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ते हो। उसी में दिया गया है आर्टिकल 76 में, वहाँ के सारे प्रावधान को पढ़ना, क्योंकि अभी रिसेंट में नियुक्ति हुई है तो हो सकता है यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो इसका सही आंसर बताओ। न्यायाधीश मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, आर वेंकट रमणी, अनिल चौहान। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले कौन थे? पहले थे के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था कार्यकाल खत्म होने के बाद में। और 1 साल या अभी 2022 तक 30 तारीख तक, कल की डेट तक के वेणुगोपाल महान्यायवादी के पद पर थे। उसके बाद में आर वेंकट रमणी वर्तमान में आज 1 तारीख के बाद में अपना कार्यभार संभालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी है, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 76 में इनके बारे में कहा गया है। ये क्या होते हैं? ये हमारे जो भारत देश है इसकी तरफ से, भारत देश का कोई भी केस होता है तो भारत देश की तरफ से किसी भी न्यायालय में उनका पक्ष रखते हैं, यानी कि भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, यानी कि भारत सरकार का एक वकील की तरह कार्य करते हैं। तो आर वेंकट रमणी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपने मुकुल रोहतगी जी का भी नाम सुना था कि इनको, लेकिन इनको अपॉइंट नहीं किया गया था। और न्यायाधीश मुकुल रोहतगी के बारे में समझ लो कि ये पहले के वेणुगोपाल के पहले वाले न्यायाधीश रहा करते थे। तो ये भी याद रखना कि मुकुल रोहतगी भी हमारे महान्यायवादी रहे थे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे चौथे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है अनिल चौहान। तो आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंट में हमारे सीडीएस की नियुक्ति हुई है, कल ही परसों की बात है, सीडीएस की भी नियुक्ति हुई है। जो कि 9 महीने तक हमारा सीडीएस का जो पद था, पहले विपिन जी थे, उनका जो हेलीकॉप्टर था उनको क्रैश कर गया था, तो उनकी भी उसमें डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से 9 महीने तक का वो जो पद था वो खाली था। अब फाइनली इनकी नियुक्ति हो गई है अनिल चौहान जी की। लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जी अभी वर्तमान में हमारे 2nd नंबर के नए सीडीएस बन गए हैं। आपको इनके बारे में भी जानना चाहिए। ये हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो पहले वाले कहाँ से बिलोंग करते थे? पहले वाले भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे। कौन थे? विपिन जी थे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में निर्माण काल के अनुसार जमाइए। आपको यहाँ पर निर्माण काल के अनुसार जमाना है, तो इस तरह के सवाल ना पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। तो इसको जमाना है। क्या क्या डेट हो जाएगा इसका? सॉल्व करने का प्रयास करो। 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, नागालैंड को बनाया गया था 1963 में, इसके 10 साल के बाद में मिजोरम को बनाया गया था 87 में, इसके अलावा सिक्किम को फिर बनाया गया था 1975 में। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश, 2nd नंबर पे आएगा नागालैंड, 3rd नंबर पे आएगा सिक्किम, 4th नंबर पे आएगा, और 3rd नंबर में आखिरी में आ जाएगा मिजोरम। तो इसका क्या सही क्रम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही क्रम हो जाएगा। आंसर आ गया। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और जैसे बड़े बड़े सवाल दिए होंगे उसको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बड़ा सा सवाल लिखा रहता है लेकिन उसका आंसर एकदम पिद्दू सा होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि किसी नए भूभाग को भारत राज्य द्वारा आयोजित कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र के निवासी व्यक्ति को भारत नागरिकता प्राप्त हो जाती है स्वतः ही। क्या ये सही है? तो आप लोग को पता होनी चाहिए। नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, भाग 2 में इसके बारे में कहा गया है, और इसमें सारे नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं कि हमारे भारत देश के निवास करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, जो बाहर से जॉब करने के लिए आया है हमारे इंडिया में, या हमारे बाहर से, हमारे यहाँ से जो बाहर गए हैं जॉब करने के लिए, उनके लिए क्या क्या प्रावधान होंगी उसके बारे में आर्टिकल नंबर 5 to 11, 5 से 11 के बारे में बताया गया है। तो इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा? दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति अगर बाहर रहता है और बाहर रहते रहते वो जिस देश में रहता है वहीं की नागरिकता अगर ले लेता है तो उस कंडीशन में हमारे भारत देश की नागरिकता नहीं रह जाती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे भारत देश में केवल एकल नागरिकता ली गई है, सिंगल नागरिकता ली गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की ना राज्य की नागरिकता है, ना ही
दोहरी नागरिकता दी जा सकती है, यानी कि किसी दूसरे देश की नागरिकता को ये ले सकते हैं। इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से तैयार करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की भाषा निम्नलिखित से अनुग्रहित की गई है। आपको बताना है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जो हमने प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है उसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उद्देशिका में जो भाषा है उसको हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हमने साउथ अफ्रीका से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ से आर्टिकल लिया है, तथ्य लिया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं संशोधन की प्रक्रिया। जो हम संविधान में संशोधन करते हैं ना, 3 तरह का संशोधन करते हैं। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसको हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से एक और चीज़ लिया है हमने, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ना, वो किस तरह से निर्वाचन किया जाएगा, उसको भी हमने साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अगला देखो, अमेरिका का आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा होगा, टेस्ट में दिया होगा कि अमेरिका से लिया गया है। हमने क्या लिया है? मूल अधिकार लिया है। और मूल करते हुए कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया गया है। चलो, भारत शासन अधिनियम के बारे में क्या बताएंगे? इसके बारे में बहुत सारा प्रावधान है, जैसे कि अपने लोक सेवा जो हम लोग ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसके बारे में लिया गया है। और जो अभी हमने देखा आपातकालीन संबंधित संशोधन के बारे में देखा था, तो संशोधन की प्रक्रिया कि कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। लेकिन यहाँ पे जो आपातकाल से संबंधित जितने भी प्रोविज़न होंगे वो भारत शासन अधिनियम 1935 की तरफ से लिए गए हैं। तो ये सबको आप लोग याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है जो कि संविधान सभा में भाग लिया था? आपको बताना है उत्तर प्रदेश से कौन यहाँ बिलोंग करती है। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी। तो आपको याद रहना चाहिए कि जब हमारा संविधान सभा बना था उस समय टोटल मेंबर 389 थे, और इसमें से 15 जो थी फीमेल्स थी, महिलाएं थी। और इन महिलाओं का नाम आप लोग याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको किसी भी महिलाओं के बारे में दे सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है उत्तर प्रदेश से कौन बिलोंग करती थी। तो यहाँ पे देखोगे सरोजनी नायडू, ये कहाँ से थी? ये बिहार से थी। आपको पता है ये बिहार की रहने वाली थी। बिहार की क्या रही थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कि अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम गया है उसमें ये सवाल पूछा गया था। हंसा मेहता, ये कहाँ से है? हंसा मेहता कहाँ से बिलोंग करती है? आपको बताना है। तो ये थी बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। मालती चौधरी, ये कहाँ से थी? ये उड़ीसा से बिलोंग करती थी। सुचिता कृपलानी आखिरी में बच गई, तो ये कहाँ से थी? ये हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखो। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, मूल अधिकार में है, संवैधानिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? इसको ये पहले मूल अधिकार में नहीं था, यानी कि मूल संविधान में नहीं था, इसको हमने बाद में डाला था। आपको वो बताना है कि किस में डाला गया है। तो इसे कब डाला गया? इसे आप लोगों को याद होगा, हमने 86वां संविधान संशोधन किया था। कब के डेट में? 2002 में। और इसमें हमने क्या प्रावधान डाला कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और जरूरी शिक्षा दी जाएगी पालकों के द्वारा, पिताओं के द्वारा, उनका ये अधिकार होगा। तो ये किस में शामिल किया गया है? ये मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये आर्टिकल भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या अक्सर इसके संबंध में पूछा जाता है, क्योंकि हमने इसे संशोधन करके डाला है। तो आर्टिकल नंबर आप लोग याद रखेंगे 21 का ए, 21 का का में डाला गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के जरिए। ठीक है, चलो याद रखना इसको। अगला देखते हैं। कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? यहाँ पर रिट्स के बारे में बताया गया, जिसको हम लोग क्या में पढ़ते हैं? संवैधानिक का उपचारों का अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 32 में जितने भी प्रावधान यहाँ दिए गए हैं ना, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। अभी बिहार पीएससी में भी पूछा गया था, यूपी पीएससी में भी पूछा गया था, तो इसके संबंधित सवाल आते हैं। चलो इसका आंसर आप लोग लिखो अपने कॉपी में। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही जवाब होगा, जब कोई अपर न्यायालय अपने नीचे वाले न्यायालय के लिए कोई कार्य को रोकने के लिए अधिकार विरुद्ध कोई पत्र जारी करती है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेषण। तो याद रखना इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण, जो आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है। और आप लोग जानते हो, जब हमारे
हमारे अधिकारों का हनन होता है, उसके लिए हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं हम लोग, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, और इसके तहत जो हाई कोर्ट होता है वो 226 यानी कि आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। सत्य कथन चुनना है आपको। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, जैसे कि अभी मैंने बताया। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सही कथन चुने। कथन 1, 2, 2, 3, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं। चलो इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखो, जो हम लोग को अधिकार मिलता है ना, मौलिक अधिकार, वो राज्य के विरुद्ध होता है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं पास करेगी जो ह्यूमन के मूल अधिकारों से संबंधित होता हो, या फिर मूल अधिकारों का खंडन होता हो। जैसे कि मैंने अभी कहा, अगर खंडन होता है तो हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। तो ये सही है बिल्कुल, पहला वाला। उसके बाद आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग क्या किस में पढ़ते हैं, भाग 3 में पढ़ते हैं। और यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, मौलिक अधिकार में नहीं आता है। आप लोगों ने इसको पढ़ा है प्रियम्बल में। किसमें पढ़ा है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये वाला किस में लिखा हुआ है? प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो। एक रिट जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदेश की शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे मैंने बोला ना आपको, जितनी भी रिट्स है उसको आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करना है। नाम को बस हिंदी इंग्लिश में याद करना है, ताकि आप लोग के सवाल जैसे इस तरह से पूछा गया है वो आपसे बन सके। चलो इसका आंसर लिखो, क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मंडमस होता है। मंडमस यानी कि उस काम को आपके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है, आप रुक जाइए, उस काम को हमें करने दीजिए, क्योंकि वो हमारी अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, मैंडमस। चलो अगला देखो। भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे भारतीय वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम के तहत पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। आपको बताना है कि भारतीय वन्य एवं वन्य प्राणी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। अभी रिसेंट में ये बहुत चर्चा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1963, 1972, 1982, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 1972 में ये अस्तित्व में आया था, भारतीय वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? अभी मैंने बताया कितनी महिलाएं थी? 15 यहाँ पे महिलाएं थी। टोटल कितनी संख्या थी? 389 इनकी संख्याएं थी, जिनमें से 15 महिलाओं ने भाग लिया था। चलो अगला सवाल। भारतीय संविधान में भारत का नाम क्या उल्लेखित है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो ये वाले को टिक कर देगा, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। हम लोग ऐसे बोलने में बोल देते हैं इंडिया या हिंदुस्तान, लेकिन आर्टिकल नंबर अगर 1 में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है भारत, दैट इज़ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। लेकिन अलग से इंडिया कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है भारत, दैट इज़ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? आपको यहाँ बताना है मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में दिया हुआ है। अनुच्छेद 50 का 50, 51 का 51 खा किस में बताया गया है मूल कर्तव्य के बारे में, जिसको हमने USSR यानी कि रूस से लिया है। चलो बताओ इसको क्या हो जाएगा सही जवाब?
इसको हमने लिया है 50 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य में डाला गया है और इसे हम लोग पढ़ते हैं किस में, कौन से आर्टिकल में, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और आप लोग कमेंट वगैरह कर दीजिए अगर पढ़ते हैं तो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर टेस्ट दे रहे हैं आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा कि ये किस भाग में आता है, क्योंकि भाग से संबंधित भी सवाल पूछा जाता है कि पार्ट 1 में क्या लिखा है, पार्ट 5 में क्या लिखा है, जैसे पार्ट 5 में संघ लिखा होगा और इसके अलावा पार्ट 7 को निरस्त कर दिया गया है, पार्ट 17 में दिया गया है, पार्ट 18 में दिया गया है, पार्ट 22 में दिया गया है। इन सबको आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म से, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण के साथ में। नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर स्पष्ट है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो हमारे भारत देश की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंध शक्ति किसमें निहित है? गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा परिषद या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शक्ति का प्रबंधन किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसको आप लोग किस में पढ़ते हो? हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल पार्ट के अंतर्गत इसको आप लोग पढ़ते हो, या फिर आप लोग इसे पढ़ोगे आधुनिक इतिहास के पहले टाइम पे। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति का प्रबंधन किया जाता था। और पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना किसको बनाया गया था। चलो, लगातार निम्नलिखित में से कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है? फिर से नागरिकता से संबंधित सवाल है, इसको बताना है कि कितने साल लगातार आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर सही हो जाएगा 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा बाहर रहते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चलो अगला सवाल देखो। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है करेक्ट नहीं है। कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति, नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है? चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, कानून के समक्ष समानता जो भारत के नागरिक हैं उन लोग को भी मिला हुआ है, और भारत के गैर नागरिक यानी कि जो बाहर से यहाँ काम करने के लिए आए हैं लेकिन भारत की नागरिकता उन लोग को नहीं मिली है। यहाँ पर व्यक्ति शामिल होगा ना तो ऐसा कहा जाएगा कि हर व्यक्ति होगा, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो। तो व्यक्ति के अंतर्गत पर्टिकुलरली अगर किसी लाइन में व्यक्ति पढ़ते हो ना तो इसमें समझ लो कि इसमें विदेशी व्यक्ति भी शामिल है, इसमें भारतीय व्यक्ति भी शामिल है। तो कानून के समक्ष समानता जो है हर व्यक्ति को मिला हुआ है। अगला देखो, राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग इसको पढ़ते हो आर्टिकल नंबर 11 के अंतर्गत संसद को यह पावर दिया गया है कि संसद किसी भी क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को किसी भी दूसरे क्षेत्र से मिलाकर किसी नए राज्य का गठन कर सकती है। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर संसद के पास है, ना कि राज्य की विधानसभा के पास में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित है। नए राज्य का निर्माण करना संसद की शक्ति है। सरकारी नौकरी में केवल भारतीयों को ही यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, केवल और केवल भारतीयों को ही यहाँ पे उन लोग को आरक्षण या फिर समानता दी जाएगी। चलो आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जाएगा। उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध करता है, किसी समय में अपराध करता है और उस समय उस अपराध के लिए जो कानून चल रहा होता है उसी कानून के तहत उसको एक बार सज़ा मिलेगी, ना कि अगर उसमें किसी प्रकार का संशोधन होता है तो उसको फिर से वही सज़ा होगी। इसीलिए आर्टिकल नंबर 20 के तहत इसकी प्रावधान की गई है, इसकी बारे में कहा गया है। अब आर्टिकल नंबर 19 को तो आप लोग जानते हो, इसमें वाक स्वतंत्रता है, जिसमें आप लोग घूम सकते हो, संगम बना सकते हो, बोल सकते हो, विचरण करने की स्वतंत्रता। यहाँ पे 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 21 में, इसमें है प्राणदाह की स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं।
संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा गया है? इसे के.एम. मुंशी ने कहा था। संविधान उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अथवा उच्च न्यायालय, किसे कहा गया है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी? इसका सही जवाब क्या होगा? स्पष्ट है, संविधान की उद्देशिका को कहा गया है संविधान निर्माताओं की कुंजी। और किसने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने इसके बारे में कहा था, ये वाली लाइन को। चलो आगे देखते हैं। प्रस्तावना नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं करती है? आपको बताना है, नहीं करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। अभी मैंने क्या बताया? आर्टिकल नंबर 19 में क्या बताया? विचरण करने की स्वतंत्रता। तो विचरण करने की स्वतंत्रता किस में आ जाएगी? मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाएगी। और बाकी चीज़, अभिव्यक्ति, उपासना, ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सभी आएंगे प्रस्तावना के अंतर्गत। और आप लोग जानते हैं प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अभी हमने पढ़ा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो, भारत किस प्रकार का प्रजातांत्रिक है? राजकीय प्रजातांत्रिक, संसदीय प्रजातंत्र, अनुग्रहणीय प्रजातंत्र, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्पष्ट है, हमने ब्रिटेन से अपनाया है संसदीय प्रजातंत्र, हमारे भारत देश की प्रकृति है, ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ है। चलो अगला देखो। निम्नलिखित में से किस आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? आपको बताना है। निवास के आधार पर, चित्त विकृति के आधार पर, अपराध के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किस आधार पर वोट देने से वंचित किया जा सकता है। क्या होगा इसका सही आंसर? निवास के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर वंचित करने का, यानी कि वहाँ प्रतिबंधित, आप रिस्ट्रिक्शन करने का आपके पास 3 यहाँ पे कंडीशन है। एक, अनिवास के आधार पर, दूसरा चित्त विकृति, यानी कि उसका साउंडफुल माइंड नहीं है, तो उसके अलावा यदि कोई किसी अपराध में विलुप्त रहता है या अपराध से उसको सजा मिली है, उसके लिए 3 कंडीशन यहाँ पे मैंने बताया, जिसके कारण आपको मत देने से, वोट देने से आप वंचित हो सकते हैं, आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। किस वाद में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? आपको वाद बताना है कि वो वाद क्या था। चलो, भारत बनाम रायगढ़ राज्य, भारत बनाम केरल राज्य, पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के वाद में, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के वाद में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के बाद में। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, नवीन जिंदल की जो कंपनी है आप लोग जानते हो रायगढ़ एरिया में है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है इनकी। तो अपने प्रांगण में, जो फैक्ट्री है उनके प्रांगण में ये क्या किए थे, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उनको फहराया था, जिसके कारण से यहाँ पर केस हुआ था। और इसमें ही, इसी केस में कहा गया है कि व्यक्ति अगर झंडा फहराता है अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने किसी प्राइवेट एरिया में, तो वहाँ पे उसको फहराना मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के बाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मूल अधिकार में शामिल किया गया है। चलो अगला सवाल देखो। संसद अपने नए राज्य का निर्माण करती है साधारण बहुमत से, संसद में उपस्थित तथा मतदान करने वाले के 2/3 सदस्य के बहुमत से, संसद में उपस्थित तथा मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों पर की अनुशंसा पर 1 व 2। क्या होगा इसका सही आंसर? एक बार पढ़ो और उसके बाद में जवाब दो। जब संसद किसी राज्य के निर्माण करने के लिए या फिर किसी राज्य के निर्माण करने से पहले राष्ट्रपति के पास अनुमोदन लेकर आती है, राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है किसी भी राज्य का निर्माण करने के लिए, और अनुमोदित करने के बाद में उसको राज्य के पास भेजा जाता है कि आपके राज्य क्षेत्र से हम लोग नाम परिवर्तन कर रहे हैं, या आपके राज्य क्षेत्र से कुछ भाग निकाल के हम लोग नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनसे पूछा जाता है, बस उनसे केवल पूछा जाता है, उनका कंसेंट अगर होगा नहीं होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नया राज्य बनाना चाहेगी संसद तो बना के रहेगी, यहाँ पे राज्य का कोई रोल नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत के द्वारा संसद अपने नए राज्य का निर्माण करती है। चलो अगला देखो। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? आपको बताना है विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान कौन से यहाँ पे एक्ट में कहा गया था। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 1973, 1833,
1814, 1854। सही जवाब इसका 1833 के एक्ट में ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसके साथ साथ एक और सदस्य होगा जिसको हम लोग विधि सदस्य के रूप में जानेंगे, और विधि सदस्य और जनरल जो होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, वो साथ में मिलकर लेजिस्लेटिव वाला कार्य करेंगे। तो इसका सही जवाब 1833 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में मूल अधिकार में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय अधिकार हैं। इसका गठन हर क्षेत्र के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आपको सही आंसर बताना है। चलो बताओ इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो पहला वाला पॉइंट जो है कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में आर्टिकल में कहीं भी नहीं कहा गया है, ये अधिनियम के थ्रू आया था, और अधिनियम के थ्रू आया था यानी कि संविधान के बाहर का है, संविधानेतर है। इसमें किसी के संबंध में आर्टिकल के बारे में कोई भी बात क्षेत्रीय परिषद के लिए नहीं कही गई है। अगला है, वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, तो ये सही जवाब है। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और मिडिल। यहाँ पे 5 यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद हो जाएंगे। सही उत्तर चयन कीजिए में इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या था, इसका गठन हर क्षेत्र के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि हर क्षेत्र में जो परिषद होते हैं उनका गठन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 क्षेत्रीय परिषद है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, आखिरी सवाल है शायद। सिक्किम भारत का एक शहर स्टेट राज्य यानी कि एसोसिएट राज्य के रूप में कब बनाया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन या संविधान संशोधन नहीं किया गया था? एसोसिएट राज्य का दर्जा कब दिया गया था आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलो बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को यहाँ पे हमने क्या दिया, एसोसिएट राज्य का यहाँ पे दर्जा दिया था। और इसके बाद अगले ही साल यानी कि 1976 में हमने ये किया था 35वां संविधान संशोधन। उसके बाद में अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन किया, और उसके बाद में हमने सह स्टेट जो नाम लिखा हुआ था सिक्किम के साथ में उसको हटा के स्टेट नाम लिख दिया, यानी कि स्टेट का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन यानी कि 36 संविधान संशोधन के द्वारा। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्च न्यायालय से या फिर उपरोक्त सभी के माध्यम से? आपको बताना है। बहुत छोटा छोटा सवाल बनता है पॉलिटी से, इसलिए हर पॉइंट को, हर लाइन को अच्छे से पढ़ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कोई भी राष्ट्रपति का अनुमोदन इसमें जरूरी नहीं होता है। केवल राज्य को बनाने के लिए यहाँ पे आपने पढ़ा कि वहाँ पे अनुमोदन की आवश्यकता पहले पड़ती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए संसद के पास यहाँ पे पावर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 11 में। चलो, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसने उपबंध किया है? आपको बताना है कि संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय के बारे में। अच्छा, आर्थिक न्याय किससे संबंधित है आपको बताना है। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आपको बताना है आर्थिक जो न्याय है वो किसमें उल्लेखित है। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। आर्थिक न्याय के बारे में किसने कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उद्देशिका और मूल अधिकार में आर्थिक न्याय के बारे में उपबंध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही जवाब हो जाएगा। इसका क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में आर्थिक न्याय किस से संबंधित होना, किस उपबंध से संबंधित है या किस भाग में ये दर्शाया गया है या उपबंध में दिया गया है, ऐसा इसका क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा उद्देशिका और मूल अधिकार। चलो अगला सवाल देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणराज्य, सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी मैंने आपको लाइन पढ़ के सुनाई और अपने सामने बुक में रखा हुआ जो आपने खोल के देखा है उसको प्रियम्बल में खोलो, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रस्तावना में भारत को क्या किया गया है, घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कंपनी का व्यापार में एकाधिकार समाप्त हो गया था, आपको बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1884, चार्टर एक्ट 1858। किस में कहा गया है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, चार्टर एक्ट 1813 में एक अधिकार समाप्त करने की बात कही गई थी। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इस एक्ट में 1813 वाले में सिर्फ चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ही बाकी सारे एकाधिकार समाप्त हुए थे। और अगले में देखोगे आप 1833 में सारा का सारा जो अधिकार था इनका खत्म हो गया था, चाहे वो चाय का व्यापार हो चाहे वो चीनी का व्यापार हो। तो एक्ट के 1813 में केवल एक अधिकार समाप्त होगा ना शब्द लिखा होगा तभी आप टिक करेंगे, उसके अलावा जब संपूर्ण लिखा होगा तो 1833 को आप लोग टिक करेंगे। अगला सवाल देखो। अच्छा, ये आखिरी सवाल था। और अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं वीडियोस जब डालूँ, 6 बजे आता है जनरली हमारा वीडियो शाम को, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग टेस्ट दे पाओगे। और जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा उस टॉपिक को फिर से पढ़ना, ताकि आपकी तैयारी एग्जाम की पहुँचते पहुँचते तक हो जाए, जो कि अभी काफ़ी वक्त है। चलो, मैं मिलती हूँ आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।